हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कॉमर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, तो मैं आज फिर से आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स का एक और वीडियो लेके आ गई हूँ जिसमें आपके 100 एमसीक्यूज सॉल्व करवाए जाएंगे। क्योंकि कल भी मैंने आपको 100 एमसीक्यूज सॉल्व करवाए थे और आज फिर से हमारे चैनल पे आपको 100 एमसीक्यूज सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये आप सभी के लिए, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए क्या है, तो काफी बेनिफिशियल है। तो आपको क्या ये प्रोवाइड करेगा, तो ये आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा क्या है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो क्या कीजिए, तो आप इस सीरीज को, इस सारे क्वेश्चंस को क्या कीजिए, इस सब क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व कीजिए। आपको बहुत ज्यादा ही क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा जब आप इस सीरीज, मतलब इसमें जितने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो जो आप पढ़े हैं उसका आपको बेसिकली पूरा रिवीजन मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 1949 में गठित अंतरराष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मतलब हमारे यहाँ जो नेशनल इनकम कमीशन जो बैठा था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ऑप्शंस आपके हुए डी.आर. गाडविल, पीसी महालोविस, BK.R.V. रॉय या JV नटराजन। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे बच्चों? तो इसकी अध्यक्षता हमारे यहाँ PV महालोविस ने किया था। मतलब हमारे यहाँ जो आपके राष्ट्रीय आयकर समिति थी, इसकी जो अध्यक्षता थे वो PC महालोविस ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? सेवा कर, व्यापार कर, उत्पादक शुल्क या उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऐसा है जो इनडायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो ये सारे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब सेवा कर। जो हम लोग सेवा कर दे रहे हैं वो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, नहीं। GST हमारा हुआ तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, नहीं। व्यापार कर हो गया तो वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, नहीं। तो ये सारे जो कर है वो हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। मैम, BSc सेकेंड सेमेस्टर में MCQ नहीं कोई पढ़ाता है कॉलेज नेशन पर? तो कॉलेज नेशन पे अगर नहीं पढ़ाता है तो आप कॉमर्स पे देखिए, कॉमर्स नेशन पे। पढ़ाता है कॉलेज नेशन पे बच्चों। हमारा कॉमर्स नेशन पे अभी फिलहाल BSc के कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किए गए हैं। बेसिकली आपके आर्ट्स और कॉमर्स के ही कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। तो इसीलिए कोई BSc का कोर्स का कोई भी सेमेस्टर का कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है हमारे कॉलेज नेशन पे। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिक संगठन CSO की स्थापना कब हुई है? कब की गई है? CSO की स्थापना हमारे क्या कब की गई? 1950, 1951, 1952 या 1956? तो 1951 में हमारे यहाँ CSO की स्थापना की गई है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया गया है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, प्रयुक्त
दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है वो किसके द्वारा प्रयोग की गई है? जल्दी बताइए, ऑप्शन का आंसर्स दीजिए। तो दोनों से हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना होती है। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? सकल घरेलू उत्पाद, परियोजना आय, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय। तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास की बेहतर माप है? मतलब हमारे यहाँ जो आर्थिक विकास होता है उसका क्या है? तो उसका माप कौन सा है? तो हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है वो आर्थिक विकास की बेहतर माप है। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता सकती हूँ कि आर्थिक क्या है। एक मिनट, करण चौहान, आई एम न्यू, व्हाट न्यू, गुड इवनिंग। देखिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक फैमिली है जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उस फैमिली के सारे लोग क्या है, तो सारे लोग वर्क कर रहे हैं, कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं, तो क्या है वो अपने रहने सहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी अच्छा रखेगा। और एक और फैमिली है, वो मिडिल क्लास ही फैमिली है, लेकिन उस फैमिली में 5 मेंबर हैं और उसमें से एक मेंबर कमाने वाला है और बाकी सारे मेंबर कमाने वाले नहीं है। तो उसमें क्या होगा, तो वो अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ आर्थिक विकास है वो किस चीज पे निर्भर करता है, तो वो प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। मतलब अगर एक फैमिली के सारे लोग अगर कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो उनकी इनकम काफी अच्छी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, मूल्यह्रास किसके बराबर है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निर्वल राष्ट्रीय उत्पाद, निर्वल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद व्यक्तित्व आय, या फिर वैयक्तिक आय या व्यक्तित्व कर। तो हमारे यहाँ जो मूल्यह्रास है वो किसका है? जल्दी बताइए ऑप्शंस, कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान के कौन सा एक शाही हासवन क्रम है? सेवा उद्योग कृषि, सेवा कृषि उद्योग, उद्योग सेवा कृषि या उद्योग कृषि सेवा। तो ये जो आपका है वो उद्योग कृषि सेवा जो है वो क्या है, हासवन क्रम है। सबसे पहले उद्योग, उसके बाद कृषि, उसके बाद क्या, तो सेवा। तो ये एक क्या है, ये एक सीरीज है। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया है? केंद्रीय सांघीय संगठन, राष्ट्रीय आय समिति, दादा भाई नौरोजी या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण गठन। तो राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया है बच्चों? तो पहला जो आपका राष्ट्रीय आय अनुमान जो तैयार किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय की अपेक्षा बड़े हिस्से की, अपने आय के बराबर हिस्से की, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, या अपनी पूरी आय की। तो अमीरों की तुलना में जो गरीब बचत करते हैं वो अपनी आय के
छोटे से हिस्से की क्या करते हैं, बचत करते हैं। क्वेश्चन नंबर के 7 ऑप्शंस लिखा कीजिए। मैम इंग्लिश में भी क्लास नहीं लेंगे, मैम इंग्लिश में क्लास नहीं लेंगे। देखिए जो हिंदी में क्लास लेने का इश्यू है, देखिए मैं बता रही हूँ, जैसे जो मेन चीजें हैं वो मैं इंग्लिश में आपको बता दे रही हूँ, लेकिन जो आपका हिंदी वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर उनको मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैं हिंदी में बोलूंगी तो आप इंग्लिश वालों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश में हो पाता है। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं बस हिंदी में ही बताऊं। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है, मतलब हमारे के यहाँ जो सॉफ्ट करेंसी है उससे क्या हम लोग का तात्पर्य है। पहला, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, या वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा ज्यादा हो, या वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब सॉफ्ट करेंसी है उसका मतलब आप क्या समझते हैं, सॉफ्ट करेंसी का मतलब आप क्या समझते हैं। तो सॉफ्ट करेंसी का मतलब हम लोग यह समझते हैं कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा में अधिक हो, मतलब वैसा करेंसी जिसका क्या है, तो क्या बोल रहा है, मांग की अपेक्षा में अधिक हो, मतलब उसका मांग ज्यादा हो। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। मतलब जिस मुद्रा पर भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं करता है, मतलब हम कोई ऐसा मुद्रा दे रहे हैं जिसपे हमारा जो लेनदार है वो क्या नहीं कर रहा है, तो उसे लेने से हमें मना नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विधि ग्राह्य मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, या गरम मुद्रा, क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको हम विधि ग्राह्य मुद्रा के नाम से जानते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह किसने प्रस्तुत किया है, मार्शल, काउंथर, क्रोइम, हिंसन। तो कौन यह करता है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करता है, ये किसका कथन है, ये किसने कहा है। कि देखिए जैसे मुद्रा है, हमारे पास कुछ करेंसी है, तभी ना हमें, जैसे मेरे पास कभी हम पैसा देखेंगे ही नहीं तो हमें कभी पैसे का आस नहीं होगा, लेकिन अगर हम मुद्रा देखेंगे, जैसे मेरे पास 5 रुपए आ गया, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये माइंड में सेट रहेगा कि अब हम 5 रुपए से नेक्स्ट जो पैसा हमें मिले वो 20 रुपए मिले या फिर 10 रुपए मिले। तो क्या कर रहा है, मुद्रा ही मुद्रा की उत्पत्ति कर रहा है। तो ये परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा क्रोमर की है। हवाला क्या है, हवाला क्या होता है, किसी विषय की पूर्ण जानकारी, विदेशी मुद्रा विनिमय का जो अवैध कारोबार होता है वो, शेयर बाजार की प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, या कर पंच वचन। तो जो आपका हवाला है वो क्या होता है, तो जो आपका हवाला है बच्चों वो विदेशी मुद्रा विनिमय का एक अवैध कारोबार है। मतलब अगर कोई विदेशी मुद्रा का कोई अवैध कारोबार कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग हवाला कहते हैं। मैम योर टाइम, बच्चा मेरा टाइमिंग जो है वो 5 बजे से रोज मेरी लाइव क्लासेस लगती है जनरल टेस्ट के ऊपर, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों पढ़ाए जा रहे हैं। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है, मतलब किन किन देशों की जो मुद्रा होती है वो क्या होती है, तो वो हार्ड करेंसी के रूप में जाना जाता है। विकासशील देशों की, विकसित देशों की, अर्ध विकसित देशों की, या अल्प विकसित देशों की। तो जिसकी हार्ड करेंसी होती है बच्चों वो किस देशों की होती है, तो वो विकसित देशों की होती है।
सस्ती मुद्रा से अभिप्राय क्या है? देश की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाना, देश में उद्योग व्यवसाय और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना, या देश में उद्योग व्यवसाय और उपभोक्ताओं का अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना, या विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रे से पूर्व के संक्षेप में सस्ते में उपलब्ध होना। तो सस्ती मुद्रा से आपका क्या प्राय है? जल्दी बताइए, आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। जल्दी बताइए। तो देसी मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आसानी से क्या हो जाना? तो आसानी से उपलब्ध हो जाना। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, क्षेत्र देश के क्षेत्रफल से, या प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। तो जो देश की पर व्यक्ति आय निकालने के लिए हम लोग राष्ट्रीय आय को किससे भाग देते हैं? मतलब अगर हम लोगों को पर पर्सन इनकम निकालना है तो उसको नेशनल इनकम में किससे भाग देंगे? जल्दी बताइए। तो उसको प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से भाग देंगे, मतलब कितनी हमारे यहाँ की पूंजी है उससे उसको क्या करेंगे? तो उसको भाग देंगे। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना कहलाता है अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुलन, या मुद्रास्फीति। क्या कहलाता है? एक मुद्रा को बंद करके दूसरी मुद्रा को चलाने की विधि को क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विमुद्रीकरण। मतलब जैसे हमारे यहाँ देखें बहुत सारे नोट को रिन्यूड कर दिया जाता है, मतलब नए टाइप के नोट आ जाते हैं, नए टाइप के सिक्के आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं विमुद्रीकरण। मुद्रा संकुचलन का कारण होता है मुद्रा पूर्ति के तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी, निर्यात की तुलना में आयात में कमी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना मुद्रा के पूर्ति में कमी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो मुद्रा संकुलन का मेन कारण क्या है? कि माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मतलब जब हमारे यहाँ करेंसी में कुछ कमी आ जाएगी तभी हमारे यहाँ क्या होगा? तो तभी हम लोगों को मुद्रा संकुलन में देखने को मिलेगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति, मुद्रा आरक्षित अनुपात, या फिर बैंक दर नीति, या मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। तो क्या है? सहायक नहीं है। यह मुक्त बाजार नीति जो है वो इसमें क्या नहीं है? तो इसमें सहायक नहीं है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रतिक्रिया क्या है? मंदी, अति उत्पादन, मुद्रास्फीति, या मुद्रा अस्फीति। लगातार बढ़ती कीमत का मेन कारण क्या है? महंगाई होने का मेन कारण हमारे क्या क्या है? कि क्या है? जल्दी बताइए। महंगाई बढ़ने का मेन कारण है कि हमारे यहाँ पैसे जो मुद्रास्फीति है उसकी कमी हो रही है। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होता है? लेनदार, देनदार, व्यापारी वर्ग, या वास्तविक
परिसंपत्ति के धारक। तो जिसका मुद्रास्फीति आती है उसमें सबसे ज्यादा जो अधिक हानिकारक होता है वो लेनदार के लिए होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे के यहाँ लेनदार जो है वो क्या करते हैं, जब वो पैसा लेते हैं और अचानक से मुद्रास्फीति आ जाती है तो उनके पैसे का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है पाउंडर स्टर्लिंग से, डॉलर से, एडीआरसी से, चुनी हुई विदेश मुद्रा के समूह से। तो जो भारतीय मुद्रा का अधिकरण विनिमय दर जो है वो पाउंडर स्टर्लिंग से क्या है, पाउंडर स्टर्लिंग से आपका संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के संघटकों में M1 से M2 तक जाने पर तरलता की मात्रा क्रमशः घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रा आपूर्ति होती है तो क्या होता है, तो M1 जो है M2 से क्या होती है, वो घट जाती है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? कर में वृद्धि कर, मूल्यों में कमी कर, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर, नियंत्रण कर या निर्यात में वृद्धि कर। तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर। बाजार के नियम में प्रस्तुत करता है रिकॉर्ड जेवी से, एसी पिगाओ या माउथस, कौन है? भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य, थोक मूल्य या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ जो है वो मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य को क्या किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, थोक मूल्य का सूचकांक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण पर विधि नहीं है, कौन सा नहीं है, जल्दी बताइए। तो थोक मूल्य पे हम लोग क्या नहीं करते हैं, थोक मूल्य पे हम लोगों का विधि नहीं है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, कौन होता है? वचनकर्ता, ऋणदाता, ऋणी या पेंशनकर्ता। तो जो ऋणी है वो क्या होता है, वो लाभान्वित होता है, उन्हें लाभ मिलता है। रिजर्व करण, आप अपने क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए, तभी मैं जान पाऊंगी कि आप किस क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रण करना या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो क्या बोल रहा है, मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। जो नहीं वाले क्वेश्चन है उसको बेसिकली जहां पे नॉट लिखे रहेंगे वहां पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन क्या होता है हम लोग से गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग नहीं देखना भूल जाते हैं। भारत के विदेशी विनिमय संचय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के प्रतिरक्षक है,
विदेशी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जो प्रतिरक्षक हैं वो कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, आरबीआई जो है, वो हमारे के यहाँ किसका काम करती है? तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व को अपने अंडर में रख के उनको संरक्षण देने का काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ में है बच्चों? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। 1980 में कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 5, 6, 7 या 8? तो 1980 में हमारे यहाँ कितने बैंकों का क्या हुआ था? कितने बैंकों का अधिकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। मतलब जो हमारे यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है वो प्रत्येक वर्ष किस सरकारी विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा या योजना मंत्रालय द्वारा या उद्योग मंत्रालय द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आपका जो है वो प्रकाशित किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष के तौर पे कितना आर्थिक सर्वेक्षण प्राप्त मतलब दिया है। वह भारतीय राज्य जिसका वित्त लेने देने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो अभी फिलहाल ये जो चीज है वो वहां पे क्या हो गई है? खत्म हो गई है। आफ्टर द रिमूविंग द आर्टिकल ऑफ 370 इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड दिस स्टेट आल्सो हैज बीन कॉल्ड आवर यूनियन टेरिटरी एंड दिस इज नॉट बीन कॉल्ड अ स्टेट, दैट इज आवर यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर में जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत क्या होता था? वहां पे पैसे लेन देन नहीं होते थे। लेकिन अब जब हमारे के यहाँ आर्टिकल 370 हट गया है, कब? तो 2019 के बाद से, तो अब हमारे के यहाँ जो जम्मू कश्मीर है वहां पे भी होने लगा है। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के केवल व्यापार खाते पर, पूंजी खाते पर, चालू खाते पर या इन सभी पर? तो यह चालू खाते पर है। रुपये को चालू खाते से पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 19 अगस्त 1992, 19 अगस्त 1994, 13 मार्च 1994, 13 मार्च 1995। तो जो चालू खाते को पूर्ण परिवर्तन को घोषित हमारे के यहाँ 30 मार्च 1994 को क्या कर दिया गया? तो पूर्णतः यह घोषित कर दिया गया। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। पूर्ण परिवर्तनीय भारतीय मुद्रा को कब बनाया गया बच्चों? तो पूर्ण परिवर्तनीय हमारे यहाँ ये मुद्रा को बनाया गया, ऑप्शंस आपके हुए 1992 से 1993 के केंद्रीय बजट में, 1994 से 1993 से 94, 94 से 95, 95 से 96। तो इसको पूर्ण परिवर्तनीयशील कब बनाया गया? तो इसको पूर्ण परिवर्तनीयशील 1993 से 1994 के बीच में बना दिया गया। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? 1996 में, 1991 में, 1994 में या 2000 में? कब किया गया बच्चों? तो ये हमारे यहाँ 1991 में अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। किसका? तो इंडियन करेंसी का, इंडियन रुपीस का। आप क्या कर रहे हैं करण? कभी मैसेज कर रहे हैं, कभी मैसेज को डिलीट कर रहे हैं।
किस वर्ष भारतीय रुपये को 2 चरण में अवमूल्यन किया गया था? 1949 में, 1966 में, 1991 में, 1994 में? कब किया गया था? तो 1991 में हमारे के यहाँ भारतीय रुपये को 2 चरण में अवमूल्यन किया गया था। अब तक भारतीय रुपये को कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? कितने बार किया गया है? तो अभी तक भारतीय रुपये का अवमूल्यन ऑप्शन सी होगा 239 का। अब तक भारत के रुपए का कितने बार अवमूल्यन कर दिया गया है? तो अब तक भारत का रुपए का अवमूल्यन 3 बार कर दिया गया है। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रोत्साहन, काले धन पर नियंत्रण या घाटे के बजट पर प्रतिबंध। तो अवमूल्यन वाला जो अवमूल्यन क्या उद्देश्य किस ओर इशारा करता है? तो यह निर्यात प्रोत्साहन को क्या करता है? और निर्यात प्रोत्साहन की ओर संकेत करता है। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। यह गैर कानूनी आय है, यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है, यह ऐसी आय है जिसका औपचारिक नहीं है, या यह वह आय है जिस पर अपवंश नहीं हुआ है। तो जो काला धन है वो हमारे के यहाँ काली मुद्रा जो है उसको हम लोग बोलते हैं यह वह आय है जिस पर कर अपवचन नहीं हुआ है। मतलब जो हमारे के यहाँ ब्लैक मनी के रूप में बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग यह कह रहे हैं। क्लियर है? भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च होता है। जो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा है उसका सबसे ज्यादा खर्च किस चीज में होता है? खनानों के आयात पर, लोहा इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, या तकनीकी ज्ञान के आयात पर? तो हमारे यहाँ पेट्रोलियम के आयात पर सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी होती है उसका यूज होता है। भारत में सब पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? मतलब जो नोट रुपीज है उसका चलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह 1542 में, 1601 में, 1680 में, या 1806 ईस्वी में? कब हुआ था जल्दी बताइए। तो इसकी शुरुआत 1806 ईस्वी में हुई थी। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने की सहायक होगा? अभिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो अवमूल्यन जो है वो इसका स्थिति सुधारने की सबसे बड़ा सहायक के रूप में काम करेगी। लेलकर समिति की सिफारिश को ध्यान रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? अप्रैल 1987, अप्रैल 1988, अप्रैल 1989, अप्रैल 1990। तो हमारे यहाँ केलकर समिति की सिफारिश पे क्या हुआ कि हमारे यहाँ अब कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई। और ये कब हमारे यहाँ सिफारिश किया गया केलकर जी के द्वारा? तो ये सिफारिश हमारे यहाँ अप्रैल 1987 में किया गया था। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वंशीय बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 12, 25, 36 या 48%? कितना प्रतिशत है बच्चों? तो ये कुल 25% है। किसका? जो हमारे क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं, वो शाखाएं कौन सी है? तो अनुसूचित वंशीय बैंकों की शाखाएं जो है वो 25% है। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? मतलब कितने बैंक हमारे के यहाँ काम कर रहे हैं?
तो ग्रामीण बैंक जो है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वो 196 जो है वो कार्य कर रहे हैं। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? पर्यवेक्षण, प्रबंध, विपणन या जोखिम उठाना? क्या होता है? तो जोखिम उठाना जो होता है वो सबसे ज्यादा उद्यमी महत्वपूर्ण कार्य होता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? लोक लेखा समिति, शिव रमन समिति, नरसिम्हा समिति या फिर वानी समिति? तो ये जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है उसकी जो संगठन की गई थी वो शिव रमन समिति के आधार पर किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ में स्थापित है? कोचिन, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? तो हमारे यहाँ फर्स्ट स्विम एटीएम का स्टेट कौन सा है? तो वो हमारा है कोचिन पोर्ट। यहाँ में हमारे यहाँ क्या है? तो तैरता हुआ क्या है? एटीएम है। भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकाल के ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योग को ऋण उपलब्ध कराना या लघु उद्योग को ऋण प्राप्त कराना? क्या काम है? तो हमारे यहाँ जो भूमि विकास बैंक है उसका काम क्या है कि दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, मतलब जो उनको डेप्ट नहीं मिल पाता है वो क्या कराना? तो हमारे फार्मर को देना। चमकता हुआ सितारा किसका राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? चमकता हुआ सितारा सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा? किस बैंक का है? जल्दी बताइए। तो ये बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? चमकता हुआ सितारा राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में क्या है? तो ये प्रतीक उसका है। नेक्स्ट, कैलफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुभंगी संस्था है? केनरा बैंक, राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा? किसका है? तो ये केनरा बैंक का है संस्था। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? भारतीय बैंकों की शाखाएं किस देश में सबसे ज्यादा कार्यरत है? तो ये हमारा यूके में है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखक वर्ष होता है मार्च अप्रैल, अप्रैल मार्च, जुलाई जून, अक्टूबर सितंबर या जनवरी दिसंबर? तो जो आपका लेखा वर्ष होता है वो अक्टूबर सितंबर बोलते हैं। किसका? तो भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का। रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 85 करोड़, 115 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़? कितना करोड़ होना चाहिए? तो उनके पास 115 करोड़ रुपए हमेशा उनके स्वर्ण कोष में होना चाहिए। रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जा रहा है? तो यह स्वर्ण का अंतरराष्ट्रीय मूल्य के आधार पर क्या किया जा रहा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वर्ण भंडार का मूल्यांकन किया जा रहा है। भारत में 20 रुपए एवं उससे उच्चतम मूल्य के नोट की छपाई पर किस प्रेस की
प्रेस में होती है। इसका मतलब क्या है, 20 रुपए और उससे उच्चतम रुपए की जो नोट होती है उसमें किस किस प्रेस में जाके छपाई होती है। करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड, करेंसी रोड प्रेस देवासा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, या उपयुक्त सभी। तो हमारे क्या 20 रुपए के नोट और उससे अधिकतम वर्ग के नोट की छपाई करेंसी नोट प्रेस ऑफ देवासा में होती है। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, अनुपातित प्रत्यय प्रणाली, या नियत प्रत्यय प्रणाली? कौन सी प्रणाली को अपनाई गई है? तो हमारे यहाँ न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाई गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में वंचित बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात। तो हमारे यहाँ जो वंचित बैंक है उनकी शाखाएं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक की संख्या कितनी है? 5, 7, 8, 9। तो कितनी है बच्चों? तो हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 7 सहयोगी बैंक उसके जुड़े हुए हैं। भारत में चंदन की लकड़ियां सबसे सर्वाधिक वन में पाए जाते हैं। असम की पहाड़ियां, फिर शिवालिक की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, या सतपुरा की पहाड़ियां? तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ चंदन की लकड़ी जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में देखने को हमें मिलता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, या सातवीं पंचवर्षीय योजना? किसका बोल रहा है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो हमारे यहाँ स्थापना हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो ये हमारे यहाँ छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। अब इसका तो आंसर आप सभी दे ही सकते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जाइए और नोट निकालिए 10 रुपए का, सबके पास होगा। और इसमें देखिए तो किसका साइन होता है? तो हमारे यहाँ गवर्नर ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। मतलब जो गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनके ही सिग्नेचर होते हैं। OTCEI क्या है? चीनी की परमाणु चालती पनडुब्बी अमेरिकन आर्थिक नीति की एक नीति, भारत का एक शेयर बाजार, या भारत का सुरक्षा अनुसंधान विकास कार्य? क्या है OTE? तो यह एक भारत का शेयर बाजार है जिसका नाम OTCEI है। निफ्टी निम्नलिखित में से किसका शेयर बाजार मूल सूचक है? NSE का, BSE का, CSE का, या DSE का? किसका है? तो ये NSE का एक मूल सूचकांक के रूप में कार्य करता है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई है? 1855, 1861, 1875 या 1885? कब इसकी स्थापना की गई है बच्चों? तो इसकी स्थापना 1875 में की गई है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बंबई स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, या OTCEI? तो ये जो है सबसे पुरानी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बंबई स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग मानते हैं। वंचू कमेटी किससे संबंधित है? शेयर बाजार, प्रत्यक्ष कर, बैंक सिफारिश, या चीनी उद्योग? किससे है? तो ये प्रत्यक्ष कर से जो आपका वंचू कमेटी है वो संबंधित है।
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद या चेन्नई? कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय आपका है वो हैदराबाद में है। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारकों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है? बीमार उद्योग, कर सुधार, बीमा क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र? तो ये बीमा क्षेत्र के लिए जो आर.एन. मल्होत्रा समिति थी, इन्होंने क्या किया था? तो इसके सुधार के लिए एक रिपोर्ट सबमिट किया था। नरसिम्हा समिति में बैंकिंग ढांचे को कितनी स्तर बनाने की स्तुति की गई थी? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? कितने बार की गई थी स्तुति? जल्दी बताइए बच्चे। तो 4 बार की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की स्तुति किसने की? नरसिम्हा समिति ने, रंगराजन समिति ने, खुसरो समिति ने या फेरीवानी समिति ने? कि किस बैंक ने बोला कि सारे ग्रामीण जो जितने प्रबंधक बैंक है उसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या कर दीजिए, तो उसमें विलीन कीजिए? तो ये खुसरो समिति ने ये सुझाव हमारे क्या दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुगम सम्मेलन नहीं है? पढ़िए ऑप्शंस। तो आपका एफसीआई जो है वो इसका सुगम सम्मेलन नहीं है। निजी क्षेत्र में बैंकों में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? 26%, 33%, 39%, 74%? कितनी प्रतिशत की है बच्चों? तो वो की है आपकी 39%। BIBA से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताइए। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन बैंक एसोसिएशन। IBA का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक एसोसिएशन। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया? जल्दी बताइए, आप लोगों का फेवरेट मोबाइल फोन का उत्पादक कौन है सबसे ज्यादा? तो ये हमारा चीन है। नरसिम्हा समिति ने किस संबंध से सुझाव केंद्र सरकार को दिया? उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, कर संचालन सुधार संबंधी, बैंकिंग संचार सुधारण संबंधी या पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन सुधारण समिति संबंधित हेतु? किसके संबंधित हेतु नरसिम्हा समिति ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था? तो बैंकिंग संचार सुधार संबंधी के लिए नरसिम्हा समिति ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। भारत में सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है, तो सबसे बड़ी जो म्यूचुअल फंड संस्था है वो कौन सी है? तो वो आपकी UTI है, इंडियन यूनियन स्टेट की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1953 में, 1956 में, 1964 में, 1969 में? तो इसकी स्थापना हमारे के यहाँ 1964 में की गई है। साधारण बीमा निगम के अधिनियम कितनी बीमा कंपनी कार्यरत है? 2, 4, 5, 6? कितनी कंपनियां कार्यरत हैं? तो वो 4 कंपनियां जो हैं वो बीमा निगम के अधीन कार्यरत है। निक्की क्या है? निक्की का मतलब क्या होता है? तो निक्की का मतलब होता है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य संचालक। भारतीय रिजर्व बैंक
कि खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय, वंचित विलयों से, विदेशी मुद्रा से, स्वर्ण का या सरकारी बांडों का? किस चीज का है, जल्दी बताइए। तो सरकारी बांडों का। नेक्स्ट, आईएमएफ के नियम के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सम मूल्य घोषित करना होता है। अमेरिकी डॉलर के रूप में, सिल्वर के रूप में, स्वर्ण के रूप में, पाउडर स्टर्लिंग के रूप में या हीरे के रूप में? कैसे घोषित करना होता है? तो पाउडर स्टर्लिंग के रूप में। सरकार अर्धोपाय ऋण मतलब वे एंड मीन्स एडवांस लेती है। कौन लेती है? आरबीआई, ईडीबीआई, एसबीआई या आईसीआईसी? कौन लेती है? तो हमारे के यहाँ ये वे एंड मीन्स एडवांस जो है वो आरबीआई लेती है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा या गरम मुद्रा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग गरम मुद्रा के रूप में जानते हैं। दलाल स्टिंग कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, मुंबई, नई दिल्ली। तो जो दलाल स्ट्रीट है वो आपका मौजूद है मुंबई में। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में संबंध है? अलोम, प्रतिलोम, समानुपाती या स्थिर? तो ये प्रतिलोम में स्थित है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1977 में, 1976 में, 1974 में या 1975 में? तो इसकी स्थापना हमारे यहाँ 1975 में की थी। किसका? तो क्षेत्रीय एरियल ग्रामीण विकास बैंक का। एक रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का, गवर्नर राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का, वित्त मंत्री का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका हमारे यहाँ हस्ताक्षर होता है बच्चों? तो हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। निम्नलिखित में से गुण में से कौन सा सुमेलन सही नहीं है? तो आपका जो सुमेलन सही नहीं है वो सिंगापुर के सिकाम का सम्मेलन सही नहीं है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचकर किसान बल बनाए हैं, किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय राष्ट्रीय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या राष्ट्रीय भारतीय स्टेट बैंक? तो वो ऑब्वियसली बात है वो ग्रामीण बैंक ही होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो किसान क्लब बना रही है जाके, ताकि किसानों को आसानी से ऋण मिल सके। भारत में रुपये अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था 1949, 1966, 1972, 1990, तो किस वर्ष किया गया था? तो ये 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होता है। वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं या कोई अन्य नहीं? तो इसमें वृद्धि की जाती है। एलआईसी की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1944 में, 1950 में या 1947 में? तो एलआईसी की जो स्थापना है वो हमारे यहाँ की गई थी 1956 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1996, 1997, 1998, 1999? तो 1999 में शुरू हुई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1992, 1982, 1962, 1952? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम स्थान रखता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो
ये कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो खनिज पदार्थ हमारे के यहाँ झारखंड में सबसे ज्यादा होता है। विश्व के उर्वरक व्यापारी में भारत का योगदान कितना है? 40%, 60, 80, 100, कितना प्रतिशत है? तो हमारे यहाँ उर्वरक व्यापार में भारत का योगदान 60% है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे रहे 100 MCQs किसके? तो हमारे इकोनॉमिक्स के। और ये आपके MCQ सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए करवाए जा रहे हैं ताकि आप एंट्रेंस में काफी अच्छे से अपने ड्रीम कॉलेज को क्या कर सके? तो टारगेट कर सके। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे कॉमर्स नेशन के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हैव अ गुड डे बच्चों, सी यू टुमारो।